हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अपनी पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर। आज का टॉपिक जैसे आपने कवर पेज में देखा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का पहला टॉपिक जो है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। वो इसलिए है पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सारा कंसेप्ट डेवलप हुआ वो इसी करंट की वजह से डेवलप हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये थोड़ा अलग करंट है जो करंट अभी तक आप पढ़ते आए हैं। अभी तक जो करंट आपने पढ़ी है उसको कहते हैं कंडक्शन करंट। जो चार्ज के कंडक्शन की वजह से किसी वायर में करंट होती है उसको आप कंडक्शन करंट कहते हैं। ये करंट उससे थोड़ा अलग है। क्या है यही सीखना है। लेकिन इस करंट के बारे में हम बात शुरू करें इससे पहले आपने जो पहले सीखा है कुछ बातें, उसका एक क्विक रिमाइंडर आप लोगों को देना जरूरी है। और वो क्या फैक्ट्स हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहला, जो ऑस्टेड ने बताया ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा। ऑस्टेड ने ये बताया था एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वो एक्सपेरिमेंट क्या था उसकी डिटेल आप पीछे देख सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो कंक्लूजन ये था एक्सपेरिमेंट का कि करंट हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन था। तो मैं लिख देता हूं, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि करंट हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, हैज एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला फैक्ट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें फेराडे ने बताया। फेराडे ने क्या बताया कि जैसे ऑस्टेड ने बताया करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, तो फेराडे ने बताया मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी प्रोड्यूस हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो प्रोड्यूस करंट। आल्सो प्रोड्यूस करंट। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में सीखा था। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता था कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप ऑफ वायर चेंजेस विद टाइम, किसी लूप वायर का अगर एक लूप है, वायर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करंट के कंडक्शन करंट के लिए कंडक्टर का होना जरूरी है, तो वायर मतलब कंडक्टर। सो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप ऑफ वायर चेंजेस विद टाइम, दैट विल इंड्यूस एन ईएमएफ एंड अ करंट विल ऑल्सो गेट इंड्यूस। अब यहीं से आप देखो दूसरा फैक्ट आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ मतलब क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का पुराना रिलेशन है E = -dV/dr। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो अभी क्या बात हुई कि वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विल प्रोड्यूस एन ईएमएफ, और ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ क्या चीज लिंक्ड है या कनेक्टेड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यहीं से बात ये भी हो गई कि अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फैक्ट ये भी आ गया हमारे सामने, जिसको अगर मैं मैथमेटिकल सपोर्ट दूं तो फैराडे का सेकेंड लॉ आप ऐसे लिखते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ = -d∅b/dt, जहां पे ∅b क्या होता था? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। और मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपका था BA cos थीटा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि फ्लक्स को आप और भी बहुत तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कनेक्टेड है। तो यहां से देखो, ये है पोटेंशियल डिफरेंस E × dr। तो मैं इस ईएमएफ को लिख देता हूं E.dl = -d∅b/dt। तो ये वही बात है जो मैंने लिखी है यहाँ पर कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक फैक्ट है।
तो 2-3 बातें ये हो गई। और अब आखिरी बात, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट शुरू करेंगे, और वो आखिरी बात क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे आगे के डिस्कशन के लिए। तो एक बार एम्पियर सर्किटल लॉ का क्विक रिमाइंडर आपको मैं दे देता हूं, और क्या इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है ये भी बता देता हूं, राइट। सो लेट्स सी द एम्पियर सर्किटल लॉ, अ क्विक रिमाइंडर। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कह रहा है कि अगर ये एक वायर है, इसमें आई करंट पास हो रही है, तो जैसे कि ऑस्टेट ने बताया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो इस करंट कैरिंग वायर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर मैं एक लूप यहाँ पे ले लूँ जिसका रेडियस r है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है कि इस लूप से जो मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में आएगा, यानी इस पूरे पाथ के अलोंग जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, टोटल इंटीग्रेशन मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू म्यू 0 टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द पाथ, पासिंग थ्रू द पाथ। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है कि इस क्लोज्ड पाथ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करिए, आप देखिए कि इस क्लोज पाथ में ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस अगर S है, इस सरफेस को जो करंट पेनिट्रेट कर रही है, ठीक है, इस सरफेस को जो करंट पेनिट्रेट कर रही है, उस करंट को आप म्यू 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा है। अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट क्या देखनी है, सीखनी है, वो ध्यान रखिए कि अगर मैं एक दूसरी सिचुएशन लूँ कि यही वायर है, यही करंट है, यही लूप है, यही लूप है, लेकिन ये जो सरफेस मैंने पहले ये वाली सरफेस ली थी, इस सरफेस को थोड़ी देर के लिए आप एक सोप फिल्म मान के चलिए। जैसे एक रिंग आपने ली और रिंग को सोप सॉल्यूशन में डाला, बाहर निकाला, तो उस रिंग में एक सोप फिल्म डेवलप हो गई, बन गई। तो इसको आप एक सोप फिल्म मान के चलिए, ठीक है, ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है। अब अगर मैं यहाँ से एयर ब्लो करूँ, जैसे आप सोप बबल बनाते समय करते हैं, आपने कई बार बचपन में किया होगा, सोप बबल बनाने का जो छोटा सा एक डिवाइस आती है, मेले वेले में जाते हैं वहाँ मिलती है, तो आप फूंक मारते हैं जब उस रिंग में सोप फिल्म बनी हुई है, और आपने फूंक मारा तो वो बबल ब्लो करता है। तो ये बबल मान लीजिए ऐसे ब्लो करा, ठीक है, और ये करंट इसमें से जा रही है। अब मैं इस लूप में ये वाली सरफेस ना लेके अगर ये वाली सरफेस लेता हूं, ये जो बबल बन रहा है, इस सरफेस को लेके अगर मैं इस लूप के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूं, लूप वही है, इसका रेडियस r है ना, तो इस लूप में मैं फिर से एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूं, लेकिन सरफेस ये वाली ले लूं, तब भी ये इतना ही होगा, क्योंकि इस सरफेस के थ्रू देखो तब भी यही करंट पेनिट्रेट कर रही है। तो पहले मैंने ये सरफेस ली, अब मैंने जैसे कहा कि आप इस सरफेस को सोप फिल्म मानिए, और मैंने एयर ब्लो करी तो ये बबल ऐसा फॉर्म हो गया। तो यहाँ तो सरफेस नहीं है, अब बबल आपका ये फॉर्म हुआ। तो इस सरफेस के लिए, जो सोप बबल की सरफेस है, इसके लिए अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करूँ और यही लूप में लेके चलूँ, तब भी ये इतना ही आएगा, सेम। यानी वो कह रहे हैं सरफेस कोई सी भी हो, अगर लूप वही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा आएगा, क्योंकि देखो इस सरफेस से भी आई करंट पेनिट्रेट हो रही थी, और ये वाली सरफेस लूँ तो यहाँ से भी आई करंट पेनिट्रेट हो रही है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ विल रिमेन सेम। और इसी लॉ को अप्लाई करके अगर मैं किसी पॉइंट पे, यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, तो ये कितना आता था, म्यू 0 I/2πr। आपने स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया होगा, इतना आता है, इसी एम्पियर सर्किटल लॉ से फाइंड किया था। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो लंबा डेरिवेशन हो जाएगा। और अगर मैं इस लूप को फिर से लूँ और यहीं पे ये पॉइंट P लूँ, लेकिन सरफेस ये वाली लूँ, तब भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का रिमाइंडर मैंने दिया आपको, अब हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात शुरू करते हैं। तो देखो क्या है कहानी। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करनी है। एक सर्किट लिया, एक कैपेसिटर है, ठीक है। इस कैपेसिटर के साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट करके एक की लगा रखी है, ठीक है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे कि क्या होगा आपको पता है, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हो जाएगी। और जब चार्जिंग होने लगेगी कैपेसिटर की, तो क्योंकि ये प्लेट प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ प्लस आने लगेगा और यहाँ क्या आने लगेगा, माइनस। कैसे आएगा आपने पढ़ा हुआ है।
मैंने ग्राफ भी बना दिया है कैपेसिटर की चार्जिंग का ग्राफ। तो कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो धीरे धीरे इसकी प्लेट का चार्ज बढ़ता जाएगा, फाइनली ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ये मैक्सिमम चार्ज इस पे आएगा Q0 व्हेन इट बिकम्स फुल्ली चार्ज। ठीक है। और जब इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी, अब देखिए इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये जो टाइम वर्सेस चार्ज ग्राफ बनाया है आपने, इसका जो स्लोप है ये आपको क्या देगा, dQ/dt। और dQ/dt मतलब करंट। और आप देख पा रहे हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। स्लोप इज डिक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है का मतलब करंट धीरे धीरे इसमें सर्किट में कम होती जाएगी, फाइनली जीरो हो जाएगी। व्हेन द कैपेसिटर बिकम्स फुली चार्ज तो करंट इन द सर्किट वुड बी जीरो। और यहाँ से हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था पहले कि कैपेसिटर डजंट अलाउ डीसी टू पास थ्रू इट। कैपेसिटर कभी डीसी को पास नहीं होने देता है, लेकिन जब तक उसकी चार्जिंग हो रही है तब तक तो फ्लो हो जाती है। वो एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर नहीं फ्लो होने देता है। ये हमने सीखा था। तो आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए शुरू में स्लोप सबसे ज़्यादा है, का मतलब करंट मैक्सिमम है। तो शुरू में करंट ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर और कम, और फाइनली आप देखिए स्लोप जीरो हो गया। तो करंट सर्किट की कितनी हो गई, जीरो। और मैंने करंट का ग्राफ भी बना रखा है। देखिए शुरू में करंट मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे 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 करंट कम होती जा रही है। यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट ये भी मार्क किया, देखिए ये चार्जिंग की इक्वेशन है, Q इक्वल्स टू Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन RC, जिसमें RC जो होता है, अब आप कहेंगे साहब RC क्या है, तो ये देखो RC सर्किट है, ये कैपेसिटर है और डेफिनेटली इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये RC सर्किट है। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आपने RC सर्किट पढ़ा है। तो कैपेसिटर तो आपने लगा ही रखा है और सर्किट में रेजिस्टेंस हो गई, तो RC सर्किट है। तो इस RC सर्किट में चार्ज जब डेवलप होगा कैपेसिटर की प्लेट्स पे तो उसकी इक्वेशन ये होती है। ये सब पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये करंट के लिए इक्वेशन आती है। चलिए इस इक्वेशन को अगर आप अभी थोड़ा किनारे भी कर दें तो हम वापस यहाँ आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, ये जो RC है इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं RC सर्किट का। और ये वो टाइम होता है जब कैपेसिटर की प्लेट का चार्ज मैक्सिमम का 63% हो जाता है। मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज जब इसकी प्लेट्स में आ जाता है तो उस टाइम को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये रिमाइंडर था। तो चलिए इस मैथमेटिक्स को अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर भी करते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने स्विच ऑन किया, कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू हुई, सर्किट में करंट डेवलप हुई, और ये करंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ये जो करंट है ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। शुरू में मैक्सिमम और उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाएगी, यानी वेरिएबल करंट है। तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो हो रही है और ये करंट डेफिनेटली वेरिएबल करंट है, वेरिएबल करंट है। अब क्या होगा, तो ये करंट आ रही, देखिए। अब इस सर्किट को मैक्सवेल ने एनालाइज किया। अब यहां से एक साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो रहा है, और मैक्सवेल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट सारी दुनिया के सामने सबसे पहले रखा। वो एक्सपेरिमेंटली तो वेरीफाई नहीं कर पाए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी कोई चीज होती है ये सबसे पहले किसने बताया, मैक्सवेल ने। तो मैक्सवेल की ये इंपॉर्टेंस है, सारा बेस वो बना के गए। बाद में फिर बाकी साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा एक एक करके, लेकिन अभी मैक्सवेल की बात हो रही है। तो मैक्सवेल ने जब इस सर्किट को एनालाइज किया तो उनको क्या लगा, उनको लगा कि यार यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है एम्पियर सर्किटल लॉ में। और एम्पियर सर्किटल लॉ में अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बताया था उसको ध्यान रखिए, वो वही बात यहाँ अप्लाई होगी। तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि ठीक है ये वायर है, इसमें करंट है, और अगर मैं यहाँ पर एक लूप ले लूँ, जैसे अभी हमने पहले लिया था, ये लूप ले लूँ, और एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं ये सरफेस के लिए अप्लाई करूँ, मतलब वैसे तो एम्पियर सर्किटल लॉ लूप के लिए लगता है, लेकिन सरफेस अगर ये लूँ तो देखो इस सरफेस को ये करंट पेनिट्रेट कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करता हूँ, और अगर ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, P पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, μ0 I/2πr।
अगर मैं ये सरफेस लेके चलता हूं, लेकिन अगर लूप को ऐसे ही रखूं और सरफेस को ये ले लूं ऐसे, वही सोप बबल वाली बात, सरफेस ये वाली ले लूं। अब देखिए कि ये जो करंट है, ये करंट इस सरफेस को पेनिट्रेट नहीं कर रही, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कोई करंट नहीं है ना। इसकी प्लेट्स के बीच में या तो वैक्यूम होगा या कोई डाइलेक्ट्रिक होगा। तो वैक्यूम या डाइलेक्ट्रिक में कंडक्शन करंट तो फ्लो हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो करंट आपकी है ये कंडक्शन करंट है। तो ये करंट तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में होने का सवाल ही नहीं है। तो अगर मैं सरफेस ये वाली लेता हूं और लूप ये ले रहा हूं और सरफेस लेकिन ये वाली ले रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि इस सरफेस से ये करंट तो पेनिट्रेट हो नहीं रही। तो इसी लूप के लिए ये वाली सरफेस लेके अगर मैं ये एम्पियर सर्किट लॉ लगाता हूं, तो इसी पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। मैं फिर बता देता हूं आपको कि लूप ले लूं ये और सरफेस ले लूं ये, तो इस सरफेस से आई करंट पेनिट्रेट कर रही है। मैं इसको आपको बड़े सिंपल तरह से भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी आपकी बुक्स में जैसे लिखा है मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। वो भी ये भी सिंपल है, ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन और आसान है। तो देखिए, लूप ये ले लूँ और सरफेस ये ले लूँ, तो इस सरफेस को ये करंट पेनिट्रेट कर रही है, यानी एक एंड से एंटर कर रही है, दूसरी तरफ से बाहर आ जा रही है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ आपने लगाया, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, इतना आएगा। लेकिन अगर लूप ये वाला ले लूँ और सरफेस ये वाली ले लूँ, सोप बबल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो इस सरफेस को ये करंट पेनिट्रेट नहीं कर रही है, यहां से कोई करंट बाहर नहीं आ रही है आप देखो। और मैंने बताया कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो करंट है नहीं, तो इस सरफेस और इस लूप को लेके मैग्नेट, तो देखो एम्पियर सर्किट लॉ कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है। जबकि लॉ तो भाई, अगर लॉ का मतलब ये होता है नो इफ एंड बट्स, नो इफ एंड बट्स को ही लॉ बोलते हैं। तो एक सिचुएशन में ये रिजल्ट दे रहा है और दूसरी सिचुएशन में इसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं तो 0 आ रहा है। तो मैक्सवेल को लगा यार कुछ तो मिसिंग है, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर, कुछ तो गड़बड़ है। उसी आईडी में आता ना कुछ तो गड़बड़ है, वही कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तो क्या गड़बड़ है, इसको मैक्सवेल ने सोचा भी कि गड़बड़ है और सॉल्यूशन भी बताया कि हो क्या रहा है। तो क्या है वो सॉल्यूशन? वो यही है सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब मैं इसको दूसरी तरह से बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, इसी को हम दूसरी तरह से देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो देखो, इसी बात को अगर दूसरी तरह से देखें तो हमने छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए हैं कि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ। टीचर्स आपको चीख चीख के बताते हैं करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज पाथ, या वो कहते हैं ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकती। और इफ यू लुक एट दिस सर्किट, ये तो बिल्कुल वाइड ओपन है, खुला हुआ है बीच में, तो इस सर्किट में तो करंट फ्लो होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब तक कैपेसिटर का चार्जिंग प्रोसेस चालू है तब तक सर्किट में करंट है। एक बार ये फुल्ली चार्ज हो गया तो फिर नहीं होगी। तो उस सिचुएशन पे हम नहीं जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं इसकी चार्जिंग हो रही है अभी, और जब हो रही है तब तो करंट फ्लो हो रही है। अब दो बातें हैं, इस सर्किट में करंट फ्लो हो नहीं सकती क्योंकि ये ओपन सर्किट है। दूसरा, इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, एक्सपेरिमेंटली मैं देख रहा हूँ कि करंट फ्लो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर एक अमीटर लगा दूँ तो वो अमीटर डिफ्लेक्शन देगा, इसका मतलब करंट तो फ्लो हो रही है। लेकिन जिस तरह का ये सर्किट है ओपन सर्किट, इसमें करंट फ्लो होनी नहीं चाहिए। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये करंट जो कंडक्शन करंट है यहाँ से चार्ज जंप करके यहाँ आ रहा हो और फिर करंट फ्लो हो रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पक्की बात है कि यहाँ बीच में कोई ना कोई करंट होनी चाहिए। ये मैक्सवेल को लगा कि कोई ना कोई करंट यहाँ पे होनी चाहिए। अच्छा, ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो उन्होंने देखा यहाँ पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड है तब तो ठीक है, यहाँ करंट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होना ही चाहिए, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं है और फिर भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, ठीक है। तो उन्होंने देखा यार यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन करंट तो है नहीं, और बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड होता नहीं। ये पता था सबको कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट की वजह से ही होगा। करंट तो है नहीं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है, एक्सपेरिमेंटली दिख रहा है। तो फिर क्या मैक्सवेल को लगा, तो मैक्सवेल ने देखा कि ये जो स्पेस है यहाँ पे हो क्या रहा है।
तो अब अगर हम इसको एनालाइज करें या मैक्सवेल ने जो एनालिसिस किया उसको हम डिस्कस करें, तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है ना, चार्जिंग हो रही है, इसका चार्ज धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और हमें मालूम है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसमें सिग्मा इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और सिग्मा इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी नेगेटिव, दोनों प्लेट का कंट्रीब्यूशन अगर निकालूं, मतलब इस प्लेट का मैं इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों को ऐड करूं तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जिसमें सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होता है। तो अगर मैं यहां पर एक सरफेस ले लूं, ये मैं कोई सरफेस ले लूं जिसका एरिया मान लीजिए ए है, तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फिर ये एरिया आ गया, मान लो जितना इस प्लेट का एरिया है उसी एरिया को मैंने यहां इमेजिन कर लिया, ये भी ए है। थीटा कौन सा एंगल होता है इस फॉर्मूले में, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और आपने जो एरिया लिया है वो ये लिया है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा, दिस इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, जीरो, तो ये हो गया कॉस जीरो, ए से ए कैंसिल, तो ये आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो फाई। अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इसकी प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम वेरिंग होगा, है ना। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज आता जा रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप देखो, चार्ज बढ़ता जा रहा है प्लेट्स पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, यानी टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी टाइम वेरिंग है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें डी फाई ई बाई डी टी, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो तो ऐसी है, ये तो कांस्टेंट है, इसका टाइम के साथ तो वेरिएशन होना नहीं है। टाइम के साथ क्या चीज वेरी कर रही है, क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा डी क्यू बाई डी टी। और जब मैक्सवेल ने ये एनालिसिस किया तो वो चौंक गया, उसने कहा यार ये डी क्यू बाई डी टी तो करंट है, हालांकि ये कंडक्शन करंट है। इस एप्सिलॉन जीरो को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया, आई। अब अगर ये करंट है तो ये भी करंट है, ये तो डेफिनेटली करंट है, डी क्यू बाई डी टी कंडक्शन करंट है। इक्वलिटी का साइन क्या कह रहा है, जो राइट में है वो लेफ्ट में है, तो अगर राइट में करंट है तो लेफ्ट में भी करंट है, लेकिन ये जो करंट है ये थोड़ा अलग है। और ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये कहाँ है, कहाँ पर अवेलेबल है ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी एक करंट है जिसकी वैल्यू इसके बराबर है। ये देखो ये प्रूफ भी हो गया, तो दो बातें प्रूफ हो गई कि दोनों प्लेट्स के बीच में एक करंट है और वो करंट इसी करंट के बराबर है, कंडक्शन करंट के इक्वल है, लेकिन इस करंट का नेचर डिफरेंट है। ये कंडक्शन करंट जैसी नहीं है, ये चार्ज की वजह से नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो कोई चार्ज ट्रेवल कर नहीं रहा, तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट तो हो ही नहीं सकती। तो डेफिनेटली ये एक डिफरेंट करंट है जिसकी वैल्यू इसके बराबर है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। लेकिन ये पता चल गया कि यहाँ पर एक करंट है और उस करंट का डायरेक्शन डेफिनेटली यही उसका डायरेक्शन है, और ये कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसको नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया एप्सिलॉन जीरो डी फाई ई बाई डी टी, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नंबर जो है, दैट इज व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या आ रही है, एक करंट है। तो कहीं भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर है तो वहां पर एक करंट होगी, उसका क्या नाम होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस करंट से, इसी डिस्प्लेसमेंट करंट से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे इससे आता है। जैसे कंडक्शन करंट की वजह से एक मैग्नेट, जो इफेक्ट कंडक्शन करंट के पास है वही सारे इफेक्ट डिस्प्लेसमेंट करंट के पास भी है। ये बात ध्यान रखना। भले दोनों का नेचर अलग है, भले ही दोनों का नेचर अलग है, लेकिन जो इफेक्ट कंडक्शन करंट के पास है वही डिस्प्लेसमेंट करंट के पास भी है। तो अब ये बात धीरे धीरे मैक्सवेल को क्लियर होती गई कि हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि अब हम अगर एक समरी देखें तो जब हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट को तो कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू होती है। जब इसकी चार्जिंग शुरू होती है तो इसकी प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और जैसे जैसे इसकी प्लेट का चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता है, जिससे कि एक दोनों प्लेट्स के बीच में एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेवलप होने लगता है। और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से एक करंट आ जाती है, जिसको उसने डिस्प्लेसमेंट करंट कहा, और उसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। जब उसको ये पता चला तो उसने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, अभी हमने देखा पहले, उसको उसने सही कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उसने एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम जो एम्पियर सर्किटल लॉ लिख रहे थे क्या, कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल्स टू म्यू जीरो टाइम्स द कंडक्शन करंट। तो उसने उसको क्या कर दिया, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये कर दिया। और इसको फिर नया नाम भी दे दिया एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये नाम दे दिया इसको। तो अब हमारे पास दो लॉ हो गए, एक हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ, और मॉडिफाइड फॉर्म जो एम्पियर सर्किटल लॉ की है वो है एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ये बात हो गई। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे डेवलप होती है, कहाँ डेवलप होती है, ये भी पता चल गया। तो ये पक्की बात है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आपको यहाँ नहीं मिलेगी। वायर में आपको कौन सी करंट मिलेगी, कंडक्शन करंट। वैक्यूम या कहीं पे अगर डाइलेक्ट्रिक है तो वहां आपको कौन सी करंट मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या दोनों करंट एक ही जगह पे मिल सकती हैं, मिल सकती हैं, क्योंकि देखिए कंडक्टर, कोई भी परफेक्ट कंडक्टर तो होता नहीं है, कोई भी कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता, और कोई भी इंसुलेटर परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता। तो ये है कि जहां पे कंडक्टर होगा वहां कंडक्शन करंट बहुत ज़्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट करंट नेग्लिजिबल होगी, और जहां इंसुलेटर है या वैक्यूम है वहां पे, वैक्यूम के केस में तो खैर सवाल ही नहीं, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर अगर कहीं पर है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत हाई होगी और कंडक्शन करंट बहुत कम होगी, लेकिन दोनों करंट एक जगह पे आपको मिल सकती है, ठीक है, एक ही जगह पे। यहाँ देखिए क्या है कि अगर मैं इसको एक परफेक्ट कंडक्टर मानूं तो यहाँ कंडक्शन करंट है और बीच में हमारे पास कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब एक सिचुएशन और देखते हैं, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग होती जाएगी तो फिर एक स्टेडी स्टेट आएगी। स्टेडी स्टेट का मतलब जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा। फुल्ली चार्ज हो गया का मतलब इसकी प्लेट्स का चार्ज मैक्सिमम हो गया। जैसे ही इसकी प्लेट का चार्ज मैक्सिमम होगा तो इसकी प्लेट्स के बीच पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स। यानी कि अब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है तो डी फाई ई बाई डी टी कितना हो जाएगा, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी तो हमें पता है ये कंडक्शन करंट भी जीरो हो जाएगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक बार कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो फिर ये करंट फ्लो नहीं होती है। तो जब तक चार्जिंग चल रही है तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये वाली भी है। जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हुई, प्लेट्स का चार्ज मैक्सिमम, प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, नो वेरिएशन विद टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई जीरो, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कंडक्शन करंट भी कितनी हो गई, जीरो। यानी इस सर्किट में ये दोनों करंट कंप्लीमेंट्री हैं। ये है तो ये है, ये है तो ये है। डिस्प्लेसमेंट करंट है तो ये है
और ये वाली करंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं, और ये भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इस सर्किट में, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के इक्वल है, जिसकी वजह से इस करंट की कंटिन्यूटी इस सर्किट में मेंटेन हो पा रही है। आप सोचो, अगर ऐसा हो जाए कि ये वाली करंट है 3 एम्पियर और जो डिस्प्लेसमेंट करंट बीच में है वो है 2 एम्पियर, और ये कंडक्शन करंट यहाँ पे 3 एम्पियर, ऐसा हो सकता है कि यहाँ तक तो 3 एम्पियर करंट आई, बीच में 2 एम्पियर और यहाँ से फिर 3 एम्पियर? नॉट पॉसिबल। ऐसा कैसे होगा कि यहाँ तक 3 आ रही है, फिर यहाँ से भी 3 आ रही है, बीच में कितनी है 2 या 4? तो ये जो करंट है ये डेफिनेटली 3 ही होगी, तभी ये कंटिन्यूटी मेंटेन हो पाएगी। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। वो अलग बात है कि कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट है उसका नेचर डिफरेंट है, नेचर अलग है, कंडक्शन करंट जैसी नहीं है, लेकिन वैल्यू उसकी इसके बराबर ही होगी, नहीं तो इस कंटिन्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप कि यहाँ तक 3 एम्पियर, बीच में कुछ और फिर यहाँ से आगे फिर 3 एम्पियर। ऐसा थोड़ी होता है। करंट तो पूरा एक ही फ्लो होगी, एक क्लोज्ड पाथ में एक ही करंट होती है। तो यहाँ तक कंडक्शन करंट थी, बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट आई, फिर कंडक्शन करंट आ गई, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक करंट आपकी एक जैसी है। इस बात को ध्यान रखना। अब कुछ और बात करते हैं यहाँ पे, तब फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट मैक्सवेल कैसे सामने लेके आए उसकी भी बात करते हैं। तो देखो, 2 बातें क्लियर हो गई। फिर मैं इधर आता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंडर, क्या मतलब अभी बात हुई है लेकिन फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। क्या है ये बात तो पहले से ही पता है कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात पहले से पता है, फैराडेज लॉज। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट के बाद ये भी क्लियर हो गया कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे क्लियर हुआ कि जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है ना, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसकी चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यू है, तो इसकी प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हमने लिखा था Q/A/ε0 हमने लिखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था जो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे इसकी प्लेट्स का चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा, यानी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी यहाँ पे, और फिर इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से बिल्कुल वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा जैसे इसकी वजह से होता है, कंडक्शन करंट की वजह से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट एस्टेब्लिश होने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई, या ये चीज प्रूफ हो गई कि अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो फिर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो कर रहा है। आप कैसे कर रहा है आपने देखा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये होता है d∅e/dt। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस डिस्प्लेसमेंट करंट से एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यानी अब ये बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करते हैं, प्रोवाइडेड दोनों टाइम वेरिंग हो। ये बात ध्यान रखना। अब इस चीज को यहाँ पे एक और तरह से देख लेते हैं। अब ये देखो, अभी इसमें ये करंट है, तो इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, और राइट हैंड थंब रूल अगर लगाऊं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा ये। अब अगर आप लूप को ऐसे ले रहे हैं ये, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहां पे देखूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, तो ये राइट हैंड थंब रूल से आप देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ये वाले पॉइंट पे देखो तो आपकी तरफ आ रहा है, और नीचे ये अंदर की तरफ जाएगा। तो यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये आपकी तरफ आएगा इधर को, और यही मैग्नेटिक फील्ड घूम के अंदर को जाएगा यहाँ पे इनवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्रॉस बना देता हूँ, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है आपकी तरफ, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। ठीक है, क्रॉस। अब ये जा रही है करंट,
करंट का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही डायरेक्शन होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। आपको मालूम है जब किसी वायर में आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप वायर में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पूरे वायर की लेंथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है विद द स्पीड ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये देखिए ये जा रही है इलेक्ट्रिक करंट, क्या डायरेक्शन है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर देखूं तो आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे देखूं तो अंदर जा रहा है। दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो दोनों में से कोई सा डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ रहा है। अब यहां देखो, यहां पे अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बिटवीन द प्लेट्स। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी आप देखो, यहां पे देखो तो आउटवर्ड आएगा आपकी तरफ, और ये क्या आएगा, ये आएगा इनवर्ड, ये इनवर्ड आ रहा है। अब क्या है कि यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और यहां भी आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है। तो एक फैक्ट और क्लियर हो गया, अब दो बातें हो गई। पहली बात क्या है कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम करते हैं। और दूसरा फैक्ट ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये भी क्लियर हो गया यहां से, आप देखो यहां देख लो या वहां देख लो। अब जब ये बात मैक्सवेल को पता चली तो साइंटिस्ट तो क्यूरियस होते हैं, है ना। तो उसको जब ये पता चला कि यार टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है और टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड आ जा रहा है, तो यानी ये तो दोनों एक दूसरे के लिए सोर्स का काम कर रहे हैं। तो कहीं भी अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। और वेरिएशन का मतलब क्या है, वेव, वेव मतलब वेरिएशन, ये है ना। अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा आपको। तो उसने सोचा कि एक ऐसी वेव होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा हो और उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा हो, तो उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दिमाग में उसके कीड़ा घुसा। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होगी कैसे, इसको समझना है, ठीक है, कि हाउ टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप याद करो मैकेनिकल वेव का सोर्स क्या होता है, आपने क्लास 11th में मैकेनिकल वेव पढ़ी थी, तो वहां मैकेनिकल वेव का सोर्स क्या होता है कि एनीथिंग विच कैन वाइब्रेट। जैसे ये मार्कर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको वाइब्रेट करूंगा तो इसकी सराउंडिंग में जो एयर है उसमें एक वेव, मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। इफ आई वाइब्रेट दिस मार्कर लाइक दिस, सिंपल। आप पानी में अपनी फिंगर डिप करिए, जेंटली डिप करिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिंगर डिप करके अगर आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो रिपल्स पानी में आने लगती है, मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हो जाती है। यहीं से अगर आप कनेक्ट करें बात को, तो जैसे ऑसिलेटिंग मास या वाइब्रेटिंग मास से अगर मैकेनिकल वेव प्रोड्यूस हो रही है तो व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। वही चार्ज जब मूव करने लगता है तो क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। एक चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। समझ रहे। और अगर यही चार्ज ऑसिलेट करने लगे, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज हो, ऑसिलेटिंग चार्ज को एक्सेलरेटेड चार्ज भी कहते हैं, तो ऑसिलेटिंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा।
जैसे ऑसिलेटिंग मास इज द सोर्स ऑफ मैकेनिकल वेव, ऐसे ही ऑसिलेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये बात हमने कहाँ सीखी है जानते हैं? ऑसिलेटिंग चार्ज, ऑसिलेशंस इन एलसी सर्किट में सीखा है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आपस में कनेक्शन। ठीक है, आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ, यहीं से आगे फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आऊँगा आपके सामने जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे। राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियोस देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।